सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 16th क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूम डेटाबेसेस क्या होते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले हम देखेंगे कि SQLite डेटाबेस क्या होते हैं, उससे हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती हैं। फिर जब हमें वो मालूम हो जाएगा तो हम फिर देखेंगे कि रूम डेटाबेस वो हमें क्या फ़ायदा प्रोवाइड करता है और क्यों हम SQLite डेटाबेस को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय रूम यूज़ करते हैं। जब हमें वो मालूम हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ रूम यानी कि मेन चीज़ें क्या हैं कि जिनको यूज़ करके हम एक रूम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम जो सीखा होगा उसको अच्छे से समझने के लिए यानी उसको एक प्रैक्टिस के लिए उसके लिए तो हम एक सिंपल रूम ऐप बनाएंगे कि जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो कि रूम के लिए रिक्वायर्ड हैं कि जिनके बगैर रूम को यूज़ ही नहीं कर सकते, उनकी मदद से एक हम सिंपल ऐप बनाएंगे। इस वाली वीडियो के अंदर एक छोटा आपको ग्लिम्स भी मिलेगा एसिंक टास्क और स्टेथो लाइब्रेरी का। डिटेल्ड वीडियो बाद में इंशाल्लाह आएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इनका एक छोटा ग्लिम्स होगा ताकि हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े अपने सिर्फ इस रूम के जो एग्जांपल है उसको करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे डिटेल्ड एग्जांपल आएगी कि जिसमें हम बड़ी एक ऐप बनाएंगे और उसमें ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके रूम के डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि इंट्रो से पहले देखा था कि हम इन चीज़ों को आज की वीडियो में देख रहे होंगे, तो बगैर किसी ताख़ीर के चलें स्टार्ट करते हैं। SQLite SQL डेटाबेस आपने नाम सुना होगा क्योंकि वो इस वीडियो का एक तरह से प्री रैक भी है। अगर आपको SQL नहीं आती तो उसका कोई भी आप इंट्रो देख लें फिर आप यहाँ पे आ जाएं। SQLite डेटाबेस एक C लैंग्वेज में लिखी लाइब्रेरी है। SQL डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए हम SQLite एक हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है। SQLite SQL के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती है और हमें प्रोवाइड करती है एक स्मॉल फास्ट फुल फीचर्ड SQL डेटाबेस इंजन, लेकिन ये लाइट वेट होता है। उसकी वजह आ रही है क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास। हम एक डेटाबेस अगर एक आर्किटेक्चर में हमने बनाई हुई है तो उसी को दूसरे आर्किटेक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं बगैर चेंजेस के। और बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी भी SQLite हमें प्रोवाइड करते हैं। हम यानी कि एक डेटाबेस यानी SQLite की अगर नई अपडेट आई है और एक डेटाबेस बना हुआ है पिछली किसी वर्जन के साथ, तो पिछला वर्जन भी हम यूज़ कर सकेंगे नए वर्जन के साथ। यानी पिछले वर्जन में बना हुआ डेटाबेस नए वर्जन के SQLite के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है। फिर ये कि सिंगल क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल हमें मिलती है डेटाबेस के लिए, यानी कि एक फ़ाइल है कि जिसके अंदर हमारा डेटाबेस बना होगा और उस डेटाबेस की एक फ़ाइल को हम एक आर्किटेक्चर से दूसरे आर्किटेक्चर में शिफ्ट भी कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मसला नहीं आएगा। एक 32 बिट का एक 64 बिट का है, उसको आप 32 से उठा के 64 में रखें, आप वहीं पे चला सकेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है SQLite की तरफ से। हमारे मतलब की तो बात अब यहाँ पे आई है कि एंड्रॉयड में पहले से ये उन्होंने बना के दिया होता है, हमें सिर्फ इसको इंक्लूड कराना होता है और इसकी यानी कि हेल्पर क्लास होती है और उसको हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन SQL अगर आपने यूज़ की हुई है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको हर क्यूरी के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, यानी कि हर काम के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। फिर डेटाबेस का स्कीमा बनाना पड़ता है और स्कीमा के लिए आपको लाइंस लिखनी पड़ती हैं। फिर आपको हैंडल करनी पड़ती हैं क्यूरीज और ये सारा काम आपको खुद देखना पड़ता है। आपने एक इंसर्ट की क्यूरी अगर लिखनी है तो आपको उसकी लैंग्वेज पूरी यानी उसकी पूरी वो लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट। इसी तरह से डिलीट और रिट्रीव की क्यूरीज वगैरह भी SQLite में भी आपको ये करना पड़ता था। आपको डायरेक्ट अगर डेटाबेस से कुछ इस तरह का काम करना है तो आपको पहले उसकी स्ट्रिंग बनानी पड़ती थी, फिर स्ट्रिंग बनाकर आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल एक अलग से देना पड़ता था। लेकिन जो हम अब देखने वाले हैं रूम, उसने ये चीज़ आसान कर दी। रूम ने वो चीज़ हमारे लिए खुद कर लिया कि वो खुद SQL के साथ खुद बात करेगा। डेटा परसिस्टेंस के लिए यानी स्टोरेज के लिए लाइब्रेरी है और इसने हमें एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि एक गेटवे है, इंटरफेस है SQLite के लिए। हमने जब भी कोई काम करना है SQLite के लिए तो हम रूम से कहते हैं कि देखो मेरा ये वाला काम करो। रूम आगे से SQLite को कहते हैं कि देखो मेरा क्लाइंट है, उसने एक काम करवाना है तो तू ये काम कर। SQLite कहते हैं ठीक है बॉस मैं करता हूँ और वो आगे से उसको काम को कर देता है।
वो फिर हमारे लिए एक फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमें बजाय इसके कि हम SQLite के सारे वो लाइंस लिखें और फिर सिर्फ हर एक काम के लिए उसके वो एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूरी का भी पूरा प्रोटोकॉल दें, हम रूम को यूज़ कर लेते हैं और रूम पीछे से सारा काम खुद देख लेते हैं। लेस बॉयलरप्लेट कोड, यही हमारे सेकंड पॉइंट से हमें यही चीज़ मिलती है कि हमारा जब हमने बहुत ज़्यादा कोड लिखा ही नहीं तो हमने सिर्फ टू द पॉइंट कोड लिखना है, तो बॉयलरप्लेट कोड खुद ही कम हो जाता है और ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न भी है। आप इसको जब देखेंगे भी आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि कहाँ से कैसी चीज़ कोई काम करेगी। तो ये सीखने के बाद चलें इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है रूम के, तो वो जी हमारे पास 3 है। सबसे पहला रूम का डेटाबेस। डेटाबेस तो डेटाबेस में आपको चाहिए ही चाहिए होता है। जब भी आप डेटाबेस का काम कर रहे हैं आपको एक डेटाबेस मिलेगा। रूम का डेटाबेस आपके सारे टेबल्स जो बनेंगे उनको होल्ड करेगा रूम का डेटाबेस, और वो आपका मेन एक्सेस पॉइंट होगा आपके जो स्टोर्ड डेटा है ना उसके लिए। आपने डेटा जहाँ पे आपका स्टोर हुआ होगा, आपने जब उससे बातचीत करनी है यानी उसको एक्सेस करना है तो वो रूम के डेटाबेस के थ्रू आपने करना है। लेकिन उसके लिए भी हमें जो यूज़ करने पड़ता है, जो सेकंड इसका कंपोनेंट है वो है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, डाउ भी इसको कहते हैं। ये वो चीज़ है कि जो हमारा असल में काम करवाता है रूम के डेटाबेस से। डाउ में हमें मेथड्स लिखने होते हैं कि जो कि बाद में यूज़ करते हैं रूम डेटाबेस को, और वो आगे से काम करवा रहे होते हैं। यानी कोई भी हमने क्यूरी लिखनी है ना डेटाबेस के ऊपर, तो वो हम डाउ के अंदर लिखेंगे, डाउ को कहेंगे और डाउ फिर आगे से रूम डेटाबेस के जरिए से बात करके आगे से SQLite से काम करवाएगा। जैसे कि हमने क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट CRUD ऑपरेशंस अगर करने हैं तो उनके हम वहाँ पर लिख देंगे, डाउ के अंदर बता देंगे उसे कि ये फंक्शन इस काम के लिए, और उसको थोड़े से पैरामीटर्स जो उसके चाहिए होते हैं वो भी दे देंगे, एट्रीब्यूट्स वगैरह। और फिर डाउ को हम कहेंगे कि ये काम करो, और डाउ आगे से रूम डेटाबेस के ज़रिए से वो काम SQLite से करवा देगा। थर्ड जो हमारे पास एक एलिमेंट आता है रूम का, वो एंटिटी है। एंटिटी आपने डेटाबेस में भी पढ़ी होगी कि जो हमारे पास एक टेबल होता है उसको हम एंटिटी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ना टेबल का, यानी टेबल का जो स्कीमा है वो हमारे पास एंटिटी होती है। हम एंड्रॉयड के अंदर तो ये है कि आप एक क्लास बनाएं और क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दें और फिर उसको बता दें कि ये वाली जो क्लास है ये एक एंटिटी है, तो रूम डेटाबेस खुद ही उसको पूरी एंटिटी के तौर पर अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो अब जब हमने देख लिया कि एसेंशियल कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्या हैं रूम के, तो चलें अब एक सिंपल ऐप बनाते हैं। ये उसके स्टेप्स हैं, इनको मैंने तेज़ी से बस दिखाया आपको। इसको हम जब यूज़ करेंगे, अभी जब हम बनाते हैं तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएंगे। लिंक आपको एक मैंने दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको जो एंड्रॉयड का अपना ट्यूटोरियल है वो आपको मिल जाएगा। मैंने ये खोल के रखा हुआ है, मैं इधर चला जाता हूँ। इन्होंने पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चले जाते हैं और मैं ओपन कर लेता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो को। नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लास 16 166 नहीं। तो जब तक ये हो रहा है हम जाते हैं उधर उस लिंक पे। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है। रूम का डेटाबेस अगर यूज़ करना है तो उसके हमें फाइल्स के लिंक एक तरह का बनाना है हमें, तो वो डिपेंडेंसी के ज़रिए होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और ये हमें दिया हुआ है कोड। ये जो डिपेंडेंसी रूम का वर्जन है, आप इसको डायरेक्ट ये वाली चीज़ इस जगह के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक तरीका, ये अच्छा तरीका है, वो आप इस तरह सिर्फ चेंज करेंगे वो इधर दोनों जगह से चेंज कर देगा। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर, और ये जो चीज़ें हैं ये अभी हमारी यूज़ की नहीं है। जो मेन है काम जो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए रूम के हमें करना है, वो डिपेंडेंसी चाहिए, वो ये दो हैं। इनको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है रेडी, और मैं गया इधर ग्रेडल में और बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल वाली जो ऐप है हमारी मॉड्यूल लेवल, इसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन में गया और यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ कि रूम डिपेंडेंसीज, और ये, और अब इसको सिंक कर लेते हैं। उसने कर लिया, काम हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हमने डेटा एंटिटी क्लास बनानी है, तो वो इधर आ जाते हैं। मैं एक सेपरेट क्लास बना लेता हूँ। इस एग्जांपल में हम एक यूज़र को लेके चलेंगे, आपको जो लिंक मिलेगा वो भी यूज़र का ही होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास रूम है ना, उसको हमने कुछ चीज़ें बतानी होती हैं।
कि देखो ये वाली जो क्लास है इसको एंटिटी के तौर पर यूज़ करना है, यानी इसके अंदर जो भी फील्ड्स आएंगी वो तुम्हारी टेबल की फील्ड्स होंगी, टेबल के कॉलम्स होंगे। तो उसके लिए हम एक ऐट के साथ हम एक नोटेशन दे रहे होते हैं, या उसको हम एक बता रहे होते हैं कि देखो ये जो टेबल अब आगे जो क्लास आगे है ना, ये जो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में चीज़ है वो इसके साथ क्या लिंक रखती है। ये हमारी एंटिटी है, तो हमने ये एंटिटी बता दिया। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जा सकते हैं। तो एक है टेबल नेम, मैं टेबल नेम इसका चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यानी कि मैं अगर कर दूँ स्मॉल यूज़र या यूज़र टेबल, तो क्लास का नाम यूज़र है लेकिन जो डेटाबेस में टेबल बनेगा वो यूज़र टेबल बनेगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ एंटिटी काफ़ी है हमारे लिए। अब इसके अंदर कुछ फील्ड्स कर लेते हैं। मैं एक आईडी रख लेता हूँ, इंटीजर आईडी, और इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए आप ऐड लिखें, आपको खुद ही एंड्रॉयड स्टूडियो सजेशंस देगा। प्राइमरी की लिखा और इसको एक और एट्रीब्यूट दे दिया कि ऑटो जनरेट, यानी कि इसको वो खुद ही जनरेट करता रहे, हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे यूज़र का कोई नाम हो सकता है, तो प्राइवेट, अच्छा अब दो नाम रख लेते हैं उसके, एक फर्स्ट नेम है एक लास्ट नेम। दो नाम नहीं, यानी कि एक ही नाम के डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, और इनको भी बता देते हैं कि ये भी हमारी फील्ड्स हैं। इसका मैं नाम ये रखना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट आए, तो वो मैं ये कि इसका जो नेम डेटाबेस के अंदर हो वो इस तरह से हो। तो इसको ऐसे कर लिया, यानी अब जो टेबल नेम बनेगा वो हमारा ये होगा, लेकिन जो क्लास होगी, क्लास के जो हमारा एट्रीब्यूट है उसका नाम ये है। एक इसको भी कर देते हैं इसी तरह से, क्लास इन्फो, एक मिनट, कॉलम इन्फो, सॉरी, नेम, और इसको मैं कहता हूँ कि भाई लास्ट नेम है तुम्हारा नाम। अब गेटर सेटर डाल देते हैं। मैं इसमें ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे देता है। मैं कहता हूँ गेटर सेटर दोनों, और तीनों को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, उसने खुद ही मेरे गेटर सेटर बना दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, और वो ये है कि हमने एक डाओ इंटरफेस बनाना है, तो वो बना लेते हैं। उसके लिए न्यू और जावा, इसको अभी क्लास ही करते हैं, चेंज कर लेंगे इसको इंटरफेस, और यहाँ से मैं इसको कह रहा हूँ कि जी यूज़र डाओ। इसमें हमने कुछ चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमेशा आपको रेफरेंस वो लेना ही पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन से, तो उधर चले जाते हैं ताकि कोई गलती ना हो। डाओ, इस पे भी हम एक नोटेशन देंगे कि ये डाओ है हमारा। एक मिनट, इंपोर्ट किया, और अब इसमें हमने क्यूरीज लिखनी है, यानी कि जो हमारे मेथड्स होंगे, और हर मेथड को हमने बताना है कि ये कौन सी वाली क्यूरी का काम करेगा। अभी हम सिर्फ रिट्रीव वाली कर लेते हैं क्यूरी, और ये लिस्ट दे एक यूज़र की, गेट ऑल यूज़र्स, इंपोर्ट कर लिया, और इसमें हमने देना है कि ये क्यूरी है। क्यूरी के अंदर इसकी जो यानी एसक्यूएल का जो कमांड चलेगी वो कौन सी होगी, वो ये कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। गेट ऑल यूज़र से हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिनकी टाइप यूज़र होगी। फिर एक डिलीट कर सकते हैं यूज़र को बेस्ड ऑन आईडी, तो वो कर लेते हैं। इसका एक फंक्शन बनाया तो मैं वॉइड डिलीट यूज़र बाय आईडी, और उसमें एक आईडी आ जाएगा हमारे पास, और ऐड क्यूरी, इसमें सिलेक्ट नहीं बल्कि डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल कोलन आईडी। ये वाला जो आईडी है ये हमारे इस आईडी को रिप्रेजेंट करता है जो कोलन के बाद आ रहा है। अगर मैं इसको यू आई डी कर देता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर यू आई डी कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। जब भी हमने ये पैरामीटर वाला आईडी इधर यूज़ करना है तो हमने कोलन के बाद यूज़ करना है, और वरना जो यूज़ हो रहा होगा वेरिएबल वो इस टेबल का यूज़ हो रहा होगा।
इसको भी ख़त्म कर दिया सेमीकोलन, और एक और कोई कर लेते हैं, फाइंड बाय नेम भी कर लेते हैं, क्यूरी, और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर फर्स्ट नेम, फाइंड बाय फर्स्ट नेम कर लेते हैं, वेयर फर्स्ट नेम लाइक कोलन फर्स्ट नेम। ये भी आया नहीं है क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन नहीं बनाया, और ये हमें रिटर्न करे एक यूज़र, फाइंड यूज़र बाय फर्स्ट नेम, इसमें आएगी एक स्ट्रिंग और वो होगी फर्स्ट नेम गिफ्ट। इतना काफ़ी है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट वाला भी काम कर लेते हैं इसको। अच्छा, अभी हमने किया था, हम खुद एक आईडी से डिलीट कर रहे थे। अब अगर हम इसको सीधा यूज़र ही पास कर दें तो उसके लिए भी ये काम करे, तो वो ये है कि डिलीट यूज़र और उसमें सीधा यूज़र पास करें, ये उसको खुद ही हैंडल कर लेगा। स्पेलिंग ठीक। अब इसमें जितने मेथड्स डालना चाहें डाल सकते हैं। ये सिंपल है, इसको यानी कि समझने के तौर पर आपके लिए इतना काफ़ी है इस एग्जांपल में। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो ये है कि हमने डेटाबेस की क्लास बनानी है जो कि एक्सटेंड कर रही होगी रूम डेटाबेस को। तो चलें वो भी कर लेते हैं। इसको मैं कह देता हूँ यूज़र डेटाबेस, और अच्छा ये क्लास ना हमारी एब्स्ट्रैक्ट होगी, एक्सटेंड्स रूम डेटाबेस, ये हो गया। और इसके अंदर हमने जो करना है वो भी देखते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहिए हमें कि हमने इसमें यूज़र डाओ का रेफरेंस ले लेना अपने पास, यानी कि वो यूज़र डाओ इसके एक अंदर होगा, और हमने बता देना कि ये डेटाबेस है। इसको एंटिटी भी हमने बतानी है और एक वर्जन नंबर भी बता रहे होंगे। सबसे पहले ये कि ये डेटाबेस है और इसमें हम एंटिटी बता देते हैं कौन सी है। तो वो जी हमारी है क्या यूज़र डॉट क्लास, क्या एरर दे रहा है, ऑप्स सॉरी एंटिटीज़, ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमने इसको बताना है कि वो वर्जन क्या है, इसको भी 1 रख लेते हैं। अच्छा वर्जन ये इसलिए है कि आपने अगर एक डेटाबेस बनाया हुआ है उसके आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है तो आपको वर्जन अपडेट करना पड़ता है, और वर्जन अपडेट करने के लिए माइग्रेशंस को यूज़ करना पड़ता है। वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, आगे उस पर किसी वीडियो में बात करेंगे। यूज़र डेटाबेस ये बना लिया और इसमें मैं एक रेफरेंस रख लेता हूँ, इसको पब्लिक ही कर लेते हैं जैसे कि उन्होंने किया हुआ है। यूज़र डाओ हाँ ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप। तो नहीं आया, 5th स्टेप ये है कि डेटाबेस बिल्डर, और उससे हमने डेटाबेस बनानी है, वो हम करेंगे मेन एक्टिविटी में। अब हम इधर से अपना जो यूज़र डेटाबेस है उसका एक रेफरेंस बना देते हैं, यूज़र db इक्वल टू रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। उसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर लिया। इस पे आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। उसको आगे बताना है रूम डेटाबेस की क्लास। अच्छा इन्होंने के से क्लास लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो रूम यूज़र डेटाबेस डॉट क्लास और आगे डेटाबेस का नाम, तो वो यूज़र डेटाबेस। कोई इधर मसला कर रहा है तो ये चीज़ रह गई थी, सॉरी माय बैड। अच्छा इसको मैं ये कर लेता हूँ, ये भी नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ठीक है, एक दो दोबारा देखते हैं। यूज़र डेटाबेस ही में चाहिए था, उसका नाम रखा, और रूम को हमने कह दिया कि डेटाबेस बनाओ, उसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया और डेटाबेस की जो क्लास थी वो बताई और डेटाबेस का एक नाम रख दिया और उस पर हमने बिल्ड फंक्शन कॉल कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हमें वो डाओ भी चाहिए, तो यूज़र डाओ का भी रेफरेंस ले लेते हैं इक्वल टू यूज़र db डॉट
यूज़र डाओ, ये हमें वो मिल जाएगा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, और इसके थ्रू हम सारे काम कर रहे होंगे। तो एक डमी यूज़र बना लेते हैं, यूज़र 1, इसको मैं कर देता हूँ न्यू यूज़र, और हमने उसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो चलें कोई नहीं, सेट फर्स्ट नेम, अपना नाम ही दे देता हूँ मैं, और यूज़र 1 डॉट सेट लास्ट नेम, इसमें भी अपना नाम ही। अब हमने इसको इंसर्ट करना है, लेकिन अगर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमें एरर आएगा, वो ये कि हम जो मेन यूआई थ्रेड है उसके ऊपर हम एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं ऐसी जो कि एंड्रॉयड अलाउ नहीं करता। उसके लिए हमें एसिंक टास्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसिंक टास्क क्या होता है, थ्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। डेप्लीकेट हो गया वह, अब इसकी जगह उन्होंने कहा हुआ है एंड्रॉयड ने कि आप कंकरेंट यूज़ करें या कॉटलन की कोरूटीन्स यूज़ करें। हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको समझने के लिए सिर्फ रूम को समझें, तो इसलिए हमें मसला नहीं आएगा। तो मैं ये कर लेता हूँ कि अभी सिंपल एसिंक टास्क बना रही है, ये किया, और ये इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पैरामीटर्स क्या प्रोवाइड करता हूँ, void और void, और इसमें हमें एक फंक्शन चाहिए होता है, ओवरराइड करेंगे उसको हम, और वो क्या है, प्रोटेक्टेड, कोई रिटर्न ना करे ये, और डू इन बैकग्राउंड, इसमें भी void ही जा रहा हो, void, और ये अच्छा ये क्या एरर दे रहा है, एनोटेशंस आर नॉट अलाउड हियर, एक मिनट, सॉरी एक गलती हुई थी, वो इधर जो उड़ा दिया था ना, इम्प्लीमेंट मेथड्स, हाँ जी, हाँ माय बैड, ठीक, ये एक एक्स्ट्रा लगी हुई है, डॉट एग्जीक्यूट, और ये ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं। इस डू इन बैकग्राउंड के अंदर हमने करना ये है कि इस यूज़र को इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमने डाउ में मेथड नहीं लिखा था, तो वो भी लिख लेते हैं, इंसर्ट यूज़र, और इसको एक यूज़र मिले, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अभी इसको हम एक ही रखते हैं, और ये क्या करें, एक मिनट, एट इंसर्ट, ये इसको खुद ही देख लेगा। इधर से हम यूज़र डाओ को पकड़ा, डॉट इंसर्ट यूज़र, और उसमें यूज़र 1 पास कर दें। अच्छा, यूज़र 1 पे अंडरलाइन दे रहे हैं, वो कह रहा है कि इट नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड फाइनल, क्योंकि वो एक इनर लूप में एक ऐसी जगह भी यूज़ हो रहा है कि जहाँ पर वो उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसको कर देते हैं मेक यूज़र 1 फाइनल, और जी रिटर्न, इसको मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, तो रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर नल। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा एक यूज़र इंसर्ट हो गया, एसिंक टास्क से तो हमने इंसर्ट कर लिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इंसर्ट हो गया है? तो उसके लिए हम स्टेथो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फेसबुक की तरफ से है और डिबगिंग के लिए बड़ी अच्छी है, इसको मैं यूज़ करना भी दिखाता हूँ। इसके लिए हमें एक इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी है ग्रेडल में, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे गए और इसको इधर से कर दिया स्टेथो डिपेंडेंसी, और इसको मैं इधर से सिंक कर लेता हूँ। जब ये ऐड हो जाती है, यानी कि इसकी डिपेंडेंसी ऐड होगी, तो हमें इसको इनिशियलाइज करना होता है, यानी कि अपनी ऐप को बताना होता है कि देखो स्टेथो को चला दो, उसको यूज़ करने दो ये ऐप की चीज़ें। तो उसके लिए मेन एक्टिविटी में जाते हैं और इसके यहाँ पर ये वाली लाइन लिख देते हैं कि स्टेथो का रेफरेंस लिया डॉट इनिशियलाइज विद डिफ़ॉल्ट्स, और इसको हमने कॉन्टेक्स्ट भेजने तो दिस भेज देते हैं। यानी हम स्टेथो को कह रहे हैं कि देखो जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना, जो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें चाहिए अपना काम करने के लिए, तो वो खुद ही तुम इनिशियलाइज हो जाओ, और उसको हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, वो फिर खुद ही अपना देख लेगा। अब हमारा काम तकरीबन हो चुका है।
इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ऐप को। ओपन हो चुका है और डेटा भी इंसर्ट हो गया होगा। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम पे और यहाँ पर हमने लिखना है क्रोम :/2 और इंस्पेक्ट। इससे हम यहाँ पे डेव टूल्स के उस हिस्से में पहुँच जाएंगे कि जहाँ पे हमें स्टेथो प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज। यहाँ पे आप थोड़ा वेट करें, ये आपको अपना एमुलेटर या जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट किया वो नज़र आ जाएगी। इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको स्टेथो का वो इंटरफेस नज़र आ जाएगा कि जिसमें वो अपनी चीज़ें दिखा रहा होगा। वेब एसक्यूएल और यहाँ पे यूज़र डेटाबेस, ये देखें इधर यूज़र, और इसमें मेरा ये इंसर्ट हो गया हुआ। एक और एंट्री इंसर्ट करके देखते हैं और इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं यूज़र 2 कह देता हूँ, सारा कुछ वैसे ही। और ये वाली लाइन कॉपी की और ये यूज़र 2 भी कर दिया। अब इसको चलाया तो ये इधर लॉन्च हो गई और यहाँ पे ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया, रीअटैच करना है तो उसके लिए इसको बंद किया और वापस यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और इधर से ये। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो पहले से एक एंट्री ऐड हुई भी थी ना वो वैसी रहेगी, उसके अलावा आगे से और ऐड होती रहेंगी। तो हमारे पास यहाँ पर इसका नाम वगैरह नहीं आया, उसकी कोई वजह है क्योंकि हमने यूज़र 1 का ही आगे से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट कर दिया, यूज़र 2 का नहीं किया। तो ये माइनर एरर है, आप समझ गए कि ऐड होता जाएगा जैसे जैसे आप करते जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्टेथो के लिए भी, इसके लिए भी और एसिंक टास्क के लिए भी, कि उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। एसिंक टास्क पे आगे एक वीडियो अगर हुई तो शायद आ जाए, नहीं तो उसका जो अब यूज़ किया जाता है जो कि एंड्रॉयड ने सजेस्ट किया, शायद उस पर एक वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अगर ये इस प्लेलिस्ट को आपने पूरा शुरू से नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। शुरू से देखेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी डेप्थ में आपको समझ आएगी कि कैसे कैसे हम आगे चल रहे हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर रेकमेंड करें इस प्लेलिस्ट को कि जो कि सीखना चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो थैंक यू।